आप जब उनसे दोस्ती करेंगे तो उसको अपनापन लगेगा और जो मानसिक तनाव लेकर वो रहता है वो हटेगा, वो कम होगा। समावेशी माहौल, रैंप बना देना, स्पेशल स्कूल बना देना, ये तो सरकार कर रही है। शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर 1 करोड़ विकलांग है तो 1 करोड़ विकलांग कैसे प्रोडक्टिव काम करे देश के। घुमक्कड़ी फाउंडेशन को ग्रीन इनोवेशन अवार्ड दिया गया। ये मतलब इतनी प्राउड बात थी। कोई विकलांग वोट नहीं दे पाता तो वोट लेने के लिए कैसे आ जाते हैं सब, विकलांग के घर आ जाते हैं ना, उनका वोट दे देते हैं। लेकिन विकलांग को रोजगार की जरूरत है, उसकी समस्याएं सुनने के लिए उसके घर पे नहीं आ कोई नहीं। जैसे मैं अभी स्कूटी चलाता हूँ, अटैचमेंट वाली स्कूटी है, और मैं कहीं जाता हूँ, अगर मैं कहीं स्कूटी लगा दूंगा तो एकदम आवाज आती है, भैया यहाँ स्कूटी नहीं लगानी है। जैसे मैं वो जगह खरीद रहा हूँ, मैंने कहा जी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, और एक टीचर है वो दूसरे 3 दिन पढ़ाएंगे। अच्छा आप पढ़ाएंगे? और बात ऐसी है ना सर, ये बहुत कमजोर है पढ़ने में, और ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला टीचर चाहिए इसको। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होपफुल टॉक के नए सीरीज होप इन एक्शन में। तो आज हमारे साथ ऐसे इंसान हैं जिनके लिए इम्पॉसिबल वर्ड मायने ही नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने डिसेबिलिटी के बावजूद भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ करके दिखाया है जो एक नॉर्मल इंसान का सपना होता है। तो आज हमारे साथ है मनीष सर, जो कि एक टीचर है, सोशल वर्कर है और घुमक्कड़ी फाउंडेशन के फाउंडर भी है। था कि भाई मेरा खर्चा भी निकल रहा है, मेरी पढ़ाई भी हो रही है, मेरा परिवार भी चल रहा है, लेकिन इतना खर्चीला नहीं है। आप मानोगे नहीं कि 500-600 रुपए में आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 10वीं में वहां पर। और लगभग 300 बच्चे हर साल पढ़ते हैं, 300 से 400 मान लीजिए। बहुत और अच्छी 400 बच्चे 300 रुपए से लेके 700 रुपए के बीच में, मतलब हर पर सब्जेक्ट पे, जहाँ पे आपको 2000 रुपए लगता है, 2000 3000 रुपए लगता है, आप 100 रुपए ले रहे हैं। इस टाइम तो ऐसे ही बहुत ज्यादा कॉस्टली है ट्यूशन का फीस। सबसे अच्छी बात है कि जो भी डिसेबल बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता है तो वो तो हम लोग उनको फ्री में पढ़ाते हैं, और वो पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है तो कई, क्योंकि स्लम में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता होता है बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, क्या ध्यान देना है। तो मैं उनसे बात करता हूँ, जब भी आते हैं तो बहुत बात करता हूँ, चीजें समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है उनके बच्चे को। उनके बच्चों तो उनके बच्चों को जब पढ़ाना है तो मुझे उनके घर की में उनका रोल क्या है, घर वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं, लाइफ रूटीन। हाँ वो घर में अपना समय कैसे बिताता है या बिताती है। पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, बच्चों को पता नहीं होता, मैं पेरेंट्स से भी फोन पे बात कर लेता हूँ, उनको बुला लेता हूँ कि ये घर में कैसा पढ़ता है। स्कूल वाले, क्योंकि कई सारे टीचर, स्कूल के टीचर जानते हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि इस बच्चे में क्या समस्या है, कि आप एक एक बच्चे के बारे में बारीकी से आप स्टडी करते हो। कुछ बच्चे शैतान होते हैं, बहुत ज्यादा शैतान ही करते हैं। जैसे मान लो बच्चा छुट्टी हो गया तो बेल बजा देगा, वो कॉमन है, तो उसको मजा आता है, बजा देता। तो ऐसे करते करते मुझे पता लग गया कि ये वाली क्लास का ये वाला बच्चा है, ठीक है, तो मैं पहले बोलता बेटा बेल बजा के जाना, आज भेजा ही नहीं है। हाँ। तो फिर भी वो बजा के जाते। फिर दूसरे दिन भी बोलता हूँ बच्चा बेल बजा के जाना। तो एक दिन ऐसा आया बच्चा बेल ही नहीं बजाता। तो कई छोटी क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास का, एक लड़का एक लड़की, वो लड़का दूर से उस लड़की को देखता है। छोटी बच्चे है, मतलब वो छोटी क्लास के, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे दूर से देख, वो देख रहा है, रोजाना उस बच्ची की तरफ देखता है। तो क्या किया जाए, तो मैंने आइडिया लड़ाया। अगले दिन उस बच्चे को उस बच्ची के साथ बिठा दिया, दोस्त बन गए वो। अब एक लड़का एक लड़की दोस्त बन रहे है तो वो छोटे ही, हाँ। अगर हम उनको क्या देख रहा है, तो उनका मानसिक कंडीशन कुछ और होता। लेकिन आज दोनों साथ मिलके पढ़ रहे, तो जो प्योर दिमाग हो गया उनका, नहीं हम दोस्त हैं, हम साथ में पढ़ रहे हैं। आप उसको इंटेंशन को अलग मत लीजिए अलग मछली कि भाई वो लोग क्या, बच्चा क्या सोच सकता है, बच्चा उसके दोस्ती में दिमाग आता में जो डालेंगे वो आएगा। है ना। तो बच्चा क्या सोच सकता है,
कुछ नहीं, कोई बच्चा दिमाग खाली है। बस खाली है। आपने उसके साथ बिठा दिया उसको, तो एक पेयरिंग बन गई आप अच्छे दोस्त की। अब वो बच्चा पढ़ने भी लगेगा, अगर वो लड़की पढ़ती है, वो लड़का वो पढ़ता है, तो पढ़ने दोनों एक दूसरे पढ़ने पर बैठ के पढ़ेंगे। हम कोई उनकी शादी नहीं रचा रहे, हाँ एक या हम उनको कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बना रहे। लेकिन क्या होता है, वो दोस्त बन गए, और प्योर दोस्त बन गए, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। तो सॉल्यूशन है ना। अब वो बच्चा, मान लो हम उसको डांटते फटकारते, या तो वो ट्यूशन छोड़ देता, या फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज यार बन कि जाती, हमें क्यों डांटा, है ना। उसके मन में आता तो है कुछ ना कुछ। समस्याओं का समाधान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चलता रहता है। तो टीचिंग में कई सारे ऐसे अनुभव आते हैं, आएंगे, और अ, उसका समाधान हमें देखना चाहिए। तो सर जैसे कि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए तो टीचिंग नॉर्मल है, मतलब वो कर ले रहे, लेकिन आप डिसेबिलिटी के साथ इतनी चीजें संभाल रहे थे, टीचिंग किया आपने, टीचर हैं, तो आपकी कैसा अनुभव रहा आपका टीचिंग का, वो बताइए आप। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाई, नॉर्मल व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है, तो वो कई चीज़ों को हैंडल कर सकता है। अ, क्योंकि मैं अभी सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो सेकंड फ्लोर पे कोई लिफ्ट तो होगी नहीं, नहीं। तो मुझे सेकंड फ्लोर से नीचे उतरना है। फिर मुझे अपने स्कूटी तक जाना है, फिर स्कूटी ऑन ऑन करनी है। तो मुझे इस क्लास में जाने से पहले 10 मिनट पहले ये सब चीजें करनी पड़ती है। फिर मैं पहुंचता हूँ, और कोचिंग भी मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, हम्म। तो वो भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। तो ये है। तो पहली बात तो ये सब करने में काफी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, थक जाते हैं क्लास में। और उसके बाद आप जब क्लास में जाते हो, तो आपको पढ़ाना भी है, एनर्जेटिक भी रहना है, आपको जोक्स भी सुनाने हैं बच्चों को, क्योंकि जो मैं विषय पढ़ाता हूँ सोशल बोर ना साइंस, हो। उसमें बोर ना हो। और आप मानोगे नहीं, मैं 6-6 घंटे खड़े होकर ही पढ़ाता हूँ। 6 घंटे कभी बैठता नहीं। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आप बैठते क्यों नहीं, वो भी दया दिखाते हैं। दया दिखाते। मैंने कहा, मैं बैठ जाऊंगा तो आप भी सुस्त हो जाओगे। हाँ। तो मुझे मैं अगर सुस्त दिखूंगा तो आप मेरी क्लास जज कर लोगे, सर तो कि बैठे ही रहते सब हैं। तो बैठे ही रहते हैं। हाँ, तो कई समस्या ऐसी आती है कि आपकी शारीरिक कमजोरी को ध्यान में रखते हैं, चाहे कुलीग टीचर हो या बच्चा हो। या मैं उनके कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को एनर्जेटिक बनाऊं। आप मेरी क्लास में रहे होंगे, या कोई भी रहता है बच्चा, तो मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ चीज़ों को लेकर, और बच्चों को इन्वॉल्व करता हूँ टीचिंग में, एग्जाम्पल्स में, कहानियों में। तो उनको इन्वॉल्व करता हूँ, उनके अनुभव भी उसमें डाल देता हूँ। डाल देते। हाँ, और समस्या आई है, कई बार मुझे सुनना पड़ा है। एक बार एक पेरेंट्स आए, तो बात करना है कि सर बच्चों को ट्यूशन डालना है, 9th में है बच्चा। तो मैंने, हाँ हाँ भेजिए ना, आप ही पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा, "हाँ जी, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा, और एक टीचर है, वो दूसरे 3 दिन पढ़ाएंगे।" अच्छा, आप पढ़ाएंगे? अरे बात ऐसी है ना सर, ये बहुत कमजोर है पढ़ने में, और ये ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला टीचर चाहिए इसको। क्योंकि जज करते। हाँ, मेरा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, और तो मैं लेक्चर टाइप में पढ़ाता हूँ, या कहानियों को वो कहानी। आधार बनाकर, या छोटे छोटे उदाहरणों के थ्रू मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। मैंने कहा, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, तो मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ ब्लैक बोर्ड, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नक्शा बना दूं, या कुछ डायग्राम बना दूं। डायग्राम बना। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, उन पेरेंट्स के दिमाग में तो रहे ना, मैं ये पढ़ा नहीं सकता, ये तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। हम्म। उन मैडम को क्या पता मैं 6-6 घंटे खड़ा छः रहता हूँ, छः घंटे खड़े और रहते हो। पढ़ाता भी हूँ। तो विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपका बच्चा सुरक्षित टीचिंग में है, हम्म। तब जाके। और आज हमारे राइजिंग को 7 साल हो गए। राइजिंग में पढ़ाने के दौरान मेरा जो जुड़ाव है, वो स्लम टू हार्वर्ड एनजीओ से हुआ, जो एक एजुकेशन कैंपेनिंग चलाता है। तो वो माननीय नितिन शाक्य जी है, एचडी में, उन्हीं का एक इनिशिएटिव है।
पढ़ाने का, तो वो स्लम के बच्चों को पढ़ाने का। तो मेरा जुड़ा हुआ मैंने हर संडे को लगभग मैं 2 साल तक वहाँ पढ़ाया। कोरोना के दौरान पढ़ाया। कोरोना जब सब लोग घर में बैठे थे तो मैं स्लम में 5-5 के ग्रुप में, अगर वो फोटोज आपको शेयर करूंगा मैं, तो 5-5 के ग्रुप में मैं बच्चों को पढ़ाता ताकि भाई दूरी बनी रहे, मास्क पहना के पढ़ाना, क्योंकि बच्चा दूर ना हो जाए एजुकेशन से। वो एजुकेशन से। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, कि उसको अवसर, होता है ना, अवसर मिलता रहे पढ़ने का। नहीं तो कौन पढ़ता है कंटिन्यू ऑनलाइन, रहे, हाँ। उनके पास फोन ही नहीं है तो ऑनलाइन कहाँ से ऑनलाइन पढ़े। कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैं भी मास्क लगा के पूरा एक अपना मेडिकल जिस का समय वो कोई सब निकल लगा नहीं के रहा था उस टाइम पे आप वो निकल के वहां पर, एजुकेशन को कंटिन्यू करें। हाँ, तो वो एक टफ टाइम था कि भाई मुझे आ, अपने कोचिंग में भी पढ़ाना है, कोचिंग बंद है, कोचिंग आपके बंद पास है, जो थोड़ी सी अर्निंग आती थी वो भी नहीं आ रही वो है, भी नहीं आया। रेंट देना है। मेरे मैंने अपनी वाइफ का सोना गिरवी रख के रेंट दिया कई बार उस दौरान। वो 2 साल जो हमारे मुश्किलात के थे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की है वहां पे कि भाई आप पढ़ा रहे। और फिर भी उस इतने मुश्किल टाइम में भी, सोना गिरवी रखने के बाद, इतने मुश्किल टाइम में भी मैं कंटिन्यू हर संडे जाके संडे जाकर मैं वहां पर बच्चों को पढ़ाया पढ़ाते हूँ। हैं। और ये अच्छी सोच बोलिए या पॉजिटिव एनर्जी बोलिए पॉजिटिव आसपास के लोगों एनर्जी की, बोलिए। कि मेरे और मेरे परिवार को कोविड ने छुआ तक नहीं। सही बात है। जबकि ऐसे आमने सामने घर है, सामने घर। पड़ोस में कोरोना हो रखा है लोगों को, लेकिन मजाल है कि भाई अ, आपके घर में, मेरे घर में अभी तक किसी को नहीं हुआ। तो एक, क्योंकि अब एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी सोच, एक अच्छी एनर्जी के हाँ, साथ रहना। वो पॉजिटिव एनर्जी, वो बोलते हैं ना, आपके राज क्या है, यही है आपका सकारात्मक होना। आप पॉजिटिव जितना सकारात्मक रहेंगे चीजें उतनी अच्छी अच्छी होगी। होगी। आप नेगेटिव सोचे, अगर मैंने सोचा होता यार मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, मैं तो चल भी नहीं मेरे को सकता, भी हो जाएगा कोरोना, बहुत सी चीजें मैं, सोचते, नेगेटिव चीजें सोचोगे नेगेटिव ही काम होगा। हाँ, तो वही है कि मैंने हमेशा नकारात्मक चीज सोची नहीं, पॉजिटिव सोचा। मेरे दोस्त लोग बोलते मनीष तू इतना पॉजिटिव कैसे, इतना सकारात्मक कैसे सोच लेता हर चीज में। तो मैंने कहा यही तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं शांति हमेशा का। सकारात्मक सोचता हूँ। जब मैं 2013 में, अब ट्यूशन के भरोसे तो घर नहीं चल सकता था, उसका आगे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने आईबीएम करके एक कंपनी है वहां पर जॉब करना शुरू कर दिया। बैकएंड में काम था, डे नाइट ऐसे चलता था, लेकिन मेरे अंदर का टीचर मर रहा था, हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं सुबह जाता तो रात को आता, आता कभी नाइट शिफ्ट तो रात को जाता, तो फिर सुबह आता तो दिन भर सोता, सोता रेस्ट है लेना पढ़ना। पड़ेगा। तो वो टाइम बन गया था कि भाई टीचर है ही नहीं जैसे। और वो मेरा सपना था टीचर बनना, मेरे अंदर वो सपना बन गया था कि मैं टीचर बन के कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि टीचर, ऐसे ट्यूशन टीचर तो नहीं बनना है ना, प्रोफेशनली आपको टीचर बनना प्रोफेशनल पड़ेगा। टीचर तो बनना पड़ेगा। तो 2013-14 मैंने जॉब की है वो। और 2014 के अंतिम में दिसंबर महीने में तक मैंने वो जॉब की। तो जॉब करते हैं भाई, मेरा घर भी सही चल रहा था, मेरे मम्मी पापा बड़े खुश थे कि लड़के को जॉब लग गया, लेकिन अंदर से मुझे लगता था मैं इसमें खुश नहीं हूँ। आप बोलते हैं ना किक। ठीक है। हाँ, तो मेरी मेरी किक क्या है, मेरी किक है भाई मुझे टीचर बनना है। ना है। और मुझे जो है स्कूल जाते हुए बच्चे बड़े पसंद है। आपको कब खुशी मिलती है, मुझे लगता है स्कूल जाते हुए बच्चे सबसे आनंददायी चीज है मेरे हाँ, लिए। तो वहां पर रहते हुए आईबीएम में डे नाइट ड्यूटी तो है, तो मैंने बीएड के एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी। और बीएड के एंट्रेंस की तैयारी करते वक्त अ, थकान होती है, आप नाइट में जॉब कर रहे हैं और फिर दिन में पढ़ रहे हैं, दिन में ऐसा हो जाता था।
एंट्रेंस में कभी कभी असफलता भी मिली, इंटरव्यू तक पहुंचा। पहले बीएड की इसमें एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी इंटरव्यू। होता था, तो इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू खत्म कर दिए। और उस साल 2015 में मेरी कैटेगरी में रैंक 1 था, मेरी कैटेगरी में। तो मेरा वहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे सीआईई बोलते हैं, हाँ, उसके लिए बात है कि वो एशिया का सबसे अच्छा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। और 2 साल का वो बीएड था, और 2 साल में मेरी पढ़ने में मेरे मित्रों द्वारा अ, सनूज यादव, धर्मेंद्र, दीपक कटारिया, हिमानी, दीपिका, पारुल, इन लोगों ने जो स्कैफोल्डिंग बोलते हैं टीचिंग में, जो मुझे पुशअप किया आगे कि नहीं मनीष आप कर सकते हो। तो मैंने लाइब्रेरी एक्सेस की फुल, और पूरे दिन वहां पढ़ना, चीजों को सीखना, और जो इंक्लूसिव माहौल मिला जो मुझे आज तक नहीं मिला। मतलब मैं वहाँ सिंगिंग कर रहा हूँ, मुझे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, मैं वहाँ पे गेम्स कर रहा हूँ, तो सर मुझे वहाँ सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं मुझे, मैं वहाँ लंच भी कर रहा हूँ, तो सब दोस्तों के साथ मिल के लंच कर कर रहा रहा हूँ। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो सब दोस्तों के दोस्तों के साथ साथ मिल जा के जा रहा रहा हूँ। हूँ। एक नाम लूंगा मैं, संदीप विहान जी का। वो मुझे आज भी बहुत मोटिवेट करते हैं कि मनीष आप कर लोगे, तुम संस्था चला रहे हो, तुम राइजिंग खोल लिए, तुम स्कूल भी खोल लिए, तुमने एक संस्था घुमक्कड़ी फाउंडेशन बना ली, तुम अलग अलग जगह एक्टिविटी करते हो, तुम लोगों से जुड़ाव करते हो। हम बस जॉब कर रहे हो, घर आ रहे हैं। क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग व्यक्ति हूँ, मैं बोलता हूँ यार मुझे ना मजा आता है, मैं अब अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट नहीं करता। अ, और इसी चक्कर में, क्योंकि बहुत सारा काम है मेरे हाथ में, मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी अभी बना रहा हूँ, तो उसमें है। मैं सोचता हूँ कि भाई गांव में जो एक लाइब्रेरी है, मैं उसको भी ठीक कराऊँ, मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, गांव की लाइब्रेरी, ताकि और बच्चे वहां पर पढ़े। तो जैसे सर आपने डिसेबिलिटी के बाद भी इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करी, इतना सब कुछ करने के बाद आप ये अचीवमेंट करे, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो डिसेबल पर्सन है, जैसे नॉर्मल डिसेबल पर्सन है, उनके लिए सरकार ऐसा क्या करे, सोसाइटी ऐसा क्या करे, लोग हम नॉर्मल जो इंसान है वो ऐसा क्या क्या करे, जो वो लोग भी ऐसा जो सोचते नहीं कर सकते वो लोग भी कर पाए। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आप जब सोसाइटी में रहते हैं, और एक विकलांग के रूप में आपको कई सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। पहला तो लोगों की सोच, आपके लिए लोगों की क्या सोच है, वो बहुत ही महत्व रखता है। कि आप हैं विकलांग हैं, लेकिन आपको 80% 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए सोच रखता है कि पहली बात तो ये कमजोर है, बिल्कुल। दूसरी बात कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। उसको आप एक फिक्स इमेज में रख लेते हैं। तो समाज को हमारे लिए एक सोच बदलनी पड़ेगी। कई उदाहरण है। मान लीजिए मैं अभी स्कूटी चलाता हूँ, अटैचमेंट वाली स्कूटी है, और मैं कहीं जाता हूँ, अगर मैं कहीं स्कूटी लगा दूंगा तो एकदम आवाज आती है, भैया यहाँ स्कूटी नहीं लगानी है, जैसे मैं वो जगह खरीद रहा हूँ। तो जिस दिन कोई भी ऐसी आवाज नहीं आएगी कि आप यहाँ स्कूटी मत लगाओ, यहाँ पे स्कूटी लगाना नहीं है, तो मेरा एक्सेस वहां पर बंद हो रहा है ना। जिस दिन लोग ये सोचना छोड़ देंगे कि भाई यहाँ स्कूटी नहीं लगाना है, तब जाकर आप लोगों की एक समझ बनाना शुरू करेंगे। एक लोगों की एक समझ बनेगी हमें लेकर, हम्म। कि भाई इनकी जरूरतें क्या है, इनको क्या स्पेस चाहिए। और वो लोग जब ये सोचने लग जाएंगे, तब हमारी लाइफ, या हमारे जैसे जितने भी विकलांग भाई बहन है, वो अपनी समस्याओं को और खत्म करते जाएंगे। पहले तो आपके दिमाग में ही रहता है कि यार ये मुझे क्या बोल दे, क्या बोल। क्या ना बोल दे। तो लोगों की सोच में परिवर्तन है। और इसमें समावेश एक बहुत अच्छा शब्द है।
कि आप समावेशी माहौल बनाएं। जब तक समावेशी माहौल नहीं बनेगा, तब तक एक विकलांग की जिंदगी एक तरफा ही रहेगी। अब समावेशी माहौल कैसा बनना है? तो जैसे मैंने पहले कहा है कि भाई, आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप किसी स्लम में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हो, तो देखिए कि आपके आसपास कोई विकलांग है, तो आप अपनी तरफ से उनसे दोस्ती करें। दोस्ती करिए। आप जब उनसे दोस्ती करेंगे तो उसको अपनापन लगेगा, होप मिलेगा और उसको, जो मानसिक तनाव लेकर वो रहता है वो हटेगा। वो कम होगा, और जहां मानसिक तनाव कम होगा वो पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देगा। तो आप दोस्त बनाइए। सबसे सबसे गुजारिश है मेरी कि आप किसी भी विकलांग, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, उनके साथ समय बिताएं, दोस्ती बनाएं। आप माध्यम ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन भी दोस्त ऑनलाइन बनते हैं, दोस्त बनते आप ऑनलाइन दोस्त बनाइए। आपके पड़ोस में कोई विकलांग है तो आप एक आध घंटा उनके साथ कैरम खेल के आइए। आप 15 मिनट उनसे बात करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसी से उनका आत्मविश्वास हैं, बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो समावेश है वो कोई कानून नहीं है या कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो हमारा अधिकार है। अधिकार है। तो आप समावेशी माहौल जितना बनाएंगे, उतना आप पॉजिटिव सोचेंगे और हर विकलांग के लिए वो बेहतर होगा। क्योंकि समस्या आई है मुझे, अगर समावेशी माहौल और अच्छा मिला होता तो आज मैं और बेहतर करता, जबकि मैंने उसी से सीखा है, समावेशी माहौल से ही सीखा है, लेकिन और बेहतर चीजें हो सकती और लोगों के लिए। मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताना चाहूंगा कि जब मैंने बीएड पास की, तो बीएड पास करने के बाद हर टीचर का एक सपना होता है कि वो स्कूल जाए, बच्चों को पढ़ाए। मिला है। तो मैंने एक डायरी बना ली थी, और आज अगर मेरे को डायरी मिलती है, कहीं रखी हुई है, उस डायरी में अखबार की कटिंग्स चिपकाई हुई है कि ये वाले स्कूल में इस दिन इंटरव्यू है, एड्रेस लिखे हुए हैं। तो मैंने कई स्कूलों में इंटरव्यू दिए। ऐसे ही नांगलोई का कोई स्कूल था, तो मैं वहां पर मैंने एप्लीकेशन दी, मुझे फोन आया कि सर आप आ जाइए। अब क्या होता है, फोन पे पता नहीं होता ना कि पता नहीं विकलांग है कैसा विकलांग है है। कैसा है। ठीक है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्मल ड्रेस पहन के जो भी चीजें मैं कर सकता था वो करके मैं स्कूल पहुंचा। अब स्कूल में सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा है, और वहां पर लिफ्ट नहीं है। तो पूछते पूछते फिर मैं सीढ़ियों से चढ़ता, वहां थोड़ा समय लगा, सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां पर इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं और एक एक करके जा रहे, बात कर रहे, फिर जा रहे। तो मैं भी गया, मैंने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। तो मेरे से प्रश्न पूछा जाता है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे, आप पढ़ा तो लेंगे ना? मैंने कहा सर, आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई आप कितना पढ़े हैं। आपने मेरे विषय से मुझे कुछ नहीं पूछा, आपने मुझे ये पूछा कि आप ऊपर चढ़ पाएंगे या नहीं पाएंगे। आप इंटरव्यू कहाँ ले रहे हैं सर? मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग चढ़ के चढ़ा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो वो इंटरव्यू अच्छा रहा, मेरे विषय से भी उन्होंने पूछा है जो भी है बाद में। और जब मैं नीचे आया तो थोड़ा वेट करने के लिए कहा उन्होंने। थोड़ी देर बाद मुझे बोला कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। मैं बड़ा खुश था कि यार अब मैं पढ़ाऊंगा, बढ़िया से बच्चे होंगे, है ना। हम्म। और एक सपना सजाने लगता है एक व्यक्ति, कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा, मेरे घर वाले भी खुश होंगे, वह अब स्कूल जा रहा है। ठीक है। और मैं घर आया खुश था, तैयारी कर रहा था, लेसन प्लान बना रहा था, मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ये सोच रहा था कि कैसे पढ़ाना है, कैसे विषय शुरू करना है, कैसे क्लास, है ना। ये सब एक टीचर प्लान आज करता है, नॉट इवन मी, अदर्स टीचर हु इज नॉर्मल,
वो भी ये चीज करते कि लेसन करते। प्लान बनाते, तो मैं भी वही सेम चीज कर रहा था। तो सडनली शाम का 7:15 का टाइम रहा होगा, मुझे कॉल आया स्कूल से कि सर माफ कर दीजिएगा, अ, आप कल मत आइए क्योंकि हमारे पुरानी टीचर आ गई। तो बहुत निराशा वाला टाइम, इतना निराशा, मतलब आप जॉब पर जा रहे होते हैं, और सडनली आपके सब पास सब कॉल आता है कि आप नहीं आइए, हमारी पुरानी टीचर आ गई है। मतलब सोचने वाली बात है ना, पुरानी टीचर इतनी जल्दी कैसे आ गई? और आप प्लेसमेंट, आपने इंटरव्यू ले रहे हो उस जगह को भरने के लिए जहाँ कोई टीचर है नहीं, है नहीं। और सडनली रातों रात आती है। तो मैं थोड़ा विचार किया कि शायद उनको थोड़ा बलिष्ठ, फिजिकली फिट टीचर चाहिए होगा, जो हाँ। टीचिंग का भी काम करे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करे, भाग दौड़ भी कर ले। तो वो मेरे को एक विचार आया कि भाई ऐसा हो सकता है, और वो दिन है। और फिर मैंने खुद ही राइजिंग स्थापित किया। राइजिंग क्लासेस चल रहा है, राइजिंग प्ले स्कूल। मुझे स्कूल ने मौका नहीं दिया, मैंने अपना स्कूल ही खोल लिया, ट्यूशन खोल ली। तो आप, अगर मैं वही है कि निराश होकर बैठ जाता कि भाई मैं नेगेटिव आ, चीजें सोच लेते। कि यार मुझे तो स्कूल ने भी मौका नहीं दिया, तो आज मैं यहाँ पे भी नहीं बैठा। यहाँ नहीं बैठ। तो वही है कि सकारात्मक सोच ने मुझे वहाँ चीजें रखी। और कहीं ना कहीं एक विकलांग चाहता क्या है, ये मैनर तो ये सरकार को समझना चाहिए, सरकारी पॉलिसीज में ये बात होनी चाहिए। समावेशी माहौल, रैंप बना देना, स्पेशल स्कूल बना देना, ये तो सरकार कर रही है, शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है कि रैंप बना देना है। अब केवल स्कूल में रैंप बना देना इंक्लूसिव नहीं है। आप एक किराए पे रहने के लिए जो विकलांग जा रहा है, कितने मकानों में वो बिल्डिंग समावेशी तरीके से बनाई गई है कि एक विकलांग किराए पे रह सके। फर्स्ट फ्लोर तो मकान मालिक का ही होता है। फर्स्ट फ्लोर तो मान। मैं अभी सेकंड फ्लोर पे रह रहा हूँ, थोड़ी बीबीए की सीढ़ियां है तो मैं चढ़ जाता हूँ। आप थोड़ा सा जेजे कॉलोनी की तरफ जाएंगे तो छोटी सीढ़ियां होंगी, वहां मैं कैसे चढ़ूंगा? मेरे लिए तो रहने के भी समस्या है। दिक्कत है। मुझे 6 महीने लगे, अपने हिसाब का थोड़ा महंगा किराया देके रूम मिला है, मैं आप आज जा रह रहा हूँ। तो सरकार को केवल सरकारी बिल्डिंग्स को इंक्लूसिव बनाने के बजाय उन बिल्डिंग्स को भी इंक्लूसिव के लिए नोटिस देना चाहिए कि भाई जरूर। जो नॉर्मल घर बना रहे हैं, कि एक विकलांग व्यक्ति कैसे चढ़ेगा? बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल कि हम रोए हैं कि भाई घर नहीं मिल रहा है, कमरा नहीं मिल रहा है, कैसे होगा, खाली करना है, कि रेंट बहुत ज्यादा है, कमाई नहीं है। तो कितना मुश्किल है, ऊपर हम्म। से एक बेटी, परिवार को संभालना। तो आप डबल मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि लगभग पूरे इंडिया में कितने ऐसे विकलांग होंगे। तो मान लीजिए 1 करोड़ है, हमने बात की थी 1 करोड़ हो सकते हैं, तो 1 करोड़ में कितने जो विकलांग है पढ़े लिखे। पढ़े लिखे हैं, या जो पढ़े लिखे नहीं है, और वो क्यों नहीं है, इसका भी सवाल हमें सरकार को पूछना चाहिए कि भाई उन तक पहुंच क्यों नहीं बन रही है ना। सवाल ये है कि आज एक विकलांग पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? कई समस्या है। मेरे कई भाई ऐसे हैं, फोन करते हैं कि मनीष भाई जॉब नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पहली दूसरी के बाद पढ़ा ही नहीं हूँ, और मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं है, मेरे पास जो सरकार दुकान लगा के देती है वो स्कीम नहीं है। तो पहुंच तो हुई नहीं उनके पास, उनकी उनका परिवार नहीं बस पाया, उनके पास अर्निंग नहीं है, वो फिर डिप्रेशन में जाते हैं। और जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले, मेरा दोस्त था, वो इसी तरह की चीजों से जूझता रहा और उसकी डेथ हो गई, वो उसका जीवन खत्म हो गया। तो आप, सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि पढ़े लिखे विकलांगों के लिए भी कुछ स्कीम लाए। स्कीम चल रही है, स्कॉलरशिप मिलता है, या लेकिन सबको नहीं मिल पाता ना। और कुछ जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका कोई
इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, कुछ ऐसी अवसर लाए जाए, होंगे या है भी तो, लेकिन उन तक उनकी पहुंच नहीं बन रही है। ऑनलाइन फॉर्म निकल गया है जी। अब एक बात बताइए, एक विकलांग ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे? जो पढ़ा तो लिखा सरकार को अपने डेटा में ये डालना चाहिए कि एरिया में कितने विकलांग है, और हर विकलांग से उनके अधिकारियों को मिलना चाहिए। विकलांग नहीं जा पा रहा है पेंशन ऑफिस, पेंशन ऑफिस के कुछ अधिकारियों को विकलांग के घर पहुंचने चाहिए। ये प्रोविजन तो है, होना चाहिए, और है भी। कोई विकलांग वोट नहीं दे पाता तो वोट लेने के लिए कैसे आ जाते हैं सब? विकलांग के घर आ जाते हैं ना, उनका वोट दे देते हैं। लेकिन विकलांग को रोजगार की जरूरत है, उसकी समस्याएं सुनने के लिए उसके घर पे नहीं आ कोई नहीं है। कई ऐसे विकलांग है जो 7-7 साल तक, एक मेरठ की पेंटर है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाती है, और वो सीख लिया, जरूरत ने उसको सिखा दिया, लेकिन वो 8-9-10 साल से अपने बेड से उतरी भी नहीं। एक अमित नाम का लड़का है कीर्तिनगर की झुग्गियों में, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाता है, हूबहू। उसने कैसे सीखा नहीं है, ऑनलाइन से अपनी की जरूरत को समझा और स्किल्स खुद ही डेवलप कर दी। वो छोटे से कमरे में रहता है और वही उसके लिए दुनिया है। तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचे सरकार? हम उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ऐसा एक सवाल सबके मन में है। जो जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी आप काम करें, उनको एक रोजगार बना के दें। और जो पढ़े लिखे हैं तो उनका भी एक अलग से प्रोसेस चलता है। ग्रेजुएट होने के बाद उनको सरकारी नौकरी के लिए पेपर देने पड़ते हैं। भाई कितने लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे नौकरी दीजिए, स्किल्स बेस पे दीजिए, कंप्यूटर स्किल्स बेस पे दीजिए, देश पे दे है ना? हाँ। आप उनको फिल्टर क्यों कर रहे हैं? आपको पता है एक विकलांग का अगर पारिवारिक पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका बेस भी पढ़ाई में खराब है। उसके घर में कोई बताने वाला ही नहीं है उसको क्या करना है। उसका गणित खराब होता है, उसका इंग्लिश खराब होती है, और आप चाहते हैं कि भाई इंग्लिश में भी पास हो जाए, गणित में भी पास हो जाए, रीजनिंग में भी हो जाए। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, तो वो कैसे कैसे पेपर पास करेगा और नौकरी पे लगेगा? जितने भी विकलांग मेरे हिसाब से लगते हैं, वो अपने घर से थोड़े संपन्न होते हैं, उनके परिवार सपोर्ट होता है। लेकिन ऐसे विकलांग जो स्लम में रहते हैं, उनको पढ़ा लिखा माहौल नहीं मिलता है, वो कितना स्ट्रगल करते हैं। उनमें से मैं हूँ। उनमें सब भीख है। तो आप सरकार को उन लोगों के लिए काम करना चाहिए। कितनी वैकेंसी है, सीट खाली रह जाती है, विकलांग सीट ही नहीं भर पाता है। उनको पता ही नहीं चलता कितने लोगों को, क्योंकि उनके पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं है पता उनको वही तो। टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपको पहुंच बनानी पड़ेगी, उनको स्पेस देना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पर है। एक विकलांग कुछ नहीं चाहता है कि उसको बस एक थोड़ा एजुकेशन मिले, एक जॉब मिले, ताकि वो बची हुई। आप एवरेज एक विकलांग की उम्र कितनी हो सकती है, एक नॉर्मल व्यक्ति की, और एक एवरेज डिसेबल जो डिसेबल है का उसकी उम्र का एवरेज कितना होगा? 50 साल, 40 साल, 40। 45 साल। एक विकलांग को पोलियो होता है और वो एक उम्र के बाद, 35 साल के बाद, 40 तक आते आते वो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जैसी एक बीमारी उनको और लग जाती है, कि नसों में खिंचाव हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, वो मूव नहीं कर सकते। और ऐसी कंडीशन मेरे साथ हो रही है, फिर भी मैं अपनी जिद, अपने पॉजिटिव नेचर को लेके कुछ पढ़ा रहा हूँ, अपने परिवार को संभाल रहा हूँ। तो ये सब चीजें करना जरूरी है। तो सरकार को पहुंच बनानी पड़ेगी, सरकार को विकलांगों तक पहुंचना पड़ेगा। केवल पेंशन देने से बात नहीं होगी। पेंशन से उसका थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन जो मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, वो दूर नहीं हो रहा है। वो आपको एक पॉजिटिव माहौल, इंक्लूसिव माहौल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि भाई स्कूलों में, कॉलेज में रैंप तो बना दिए गए। हाँ, दिए। रैम हमारी जरूरत है, ठीक है, वो तो हमारा
जरूरत है, लेकिन सोसाइटी में जहाँ के घरों पे किराएदार रहते हैं उनके लिए तो वहां पे तो मुश्किल ही है। दिक्कत है। वहां वही तो सब। उनको कभी कभी जाना, वहां तो डेली करना है, डेली बेसिस की चीज है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, जॉब से लेकर उनके उनके लिए स्पेस क्रिएट करना, उनको समझना, उनके लिए काउंसलिंग सेंटर तैयार करना कि वहां जाए, कोई समस्या है तो वहां जाकर वो बात कर सके। ठीक है, वो माहौल तैयार करना सबसे पहली बात। आपको ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे पोलियो अभियान चलाया, सफल रहा, हमारे देश में आज एक भी पोलियो केस नहीं आता है, हम पोलियो मुक्त हो गए। ये है। आपने विकलांगों को की समस्याओं पर बात करने के लिए कितने कार्यक्रम चलाए, है ना? तो ये हाँ, कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे कि आज विकलांगों के लिए जो सोच है उसमें बदलाव आ जाए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि विकलांग ये होता है, उनको अपशब्द नहीं बोलने हैं। नहीं बोलने। ठीक है, उनका सहयोग देना है, उनको दोस्त बनाना है। जिस दिन माता पिता अपने बच्चों को बताएंगे कि आप एक विकलांग से दोस्ती करिए, तब परिवर्तन आएगा, तब चेंज आएगा। आज खुद माता पिता अपने बच्चों को विकलांगों से दूर रखते हैं, उनको लगता है कि ऐसा ही हो जाए। ऐसा ही हो जाएगा। तो उनको भी नॉलेज होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, हर एक व्यक्ति डिसेबल है। आप गलत सोच रहे हैं, वो भी एक डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी है। आपके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। है। तो ये बात माननी पड़ेगी, परिवार को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, विकलांगों को लेकर सोच बदलने के लिए कहना पड़ेगा। जिस दिन ये सक्सेस होगा, विकलांग एकदम जैसे आप मुख्य धारा में जिंदगी जी रहे हैं, वो पॉजिटिविटी वो आएगी उनके बीच में। वो वैसी ही जिंदगी जिएंगे। तो तो आपको ये सरकार को, समाज को एक ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा विकलांगों के लिए, विकलांग अधिकारों के लिए। हम 4% रिजर्वेशन दे रहे हैं जी, ये बात कहने से नहीं होती है। वो 4% से हम देख लेते हैं कि भाई नहीं, काम हो रहा है। काम नहीं, हो रहा है। आपको विकलांग व्यक्ति के आंतरिक समस्याओं को भी समझना पड़ेगा। तो ये मुश्किल है और इसका तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सर, जैसे कि आपने अपने लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स देखे, इतनी सारी प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्यूशन निकाला पॉजिटिव रह के, तो आपने जो घुमक्कड़ी फाउंडेशन स्थापित किया, उसका मोटो क्या रहा? उसको क्यों स्थापित किया था आपने? तो उसका मकसद क्या है स्थापित करने का? ये बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि आ, में हम हमारे लाइफ पर बात चल रही है और घुमक्कड़ी का जिक्र नहीं तो थोड़ा सा अलग ही लगेगा। हाँ। घुमक्कड़ी एक ग्रुप हुआ करता था, मतलब आज से वही 15-20 साल पहले। और वो कठपुतली कॉलोनी में कई युवाओं को, गर्ल्स और बॉयज दोनों इंक्लूड थी उसमें। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते एक ख्याल आया कि हम लोग रोजाना जो पढ़ते हैं नॉर्मली, वही बुद्ध विहार के पास हम पढ़ रहे थे, और बच्चे कम आते, कभी नहीं आते, घर पे बुलाना पड़ता, फिर वो इंटरेस्ट नहीं बन रहा था उनका। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसे करते हैं, हम लोग सत्ते पार्क है, हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पिकनिक करेंगे या ऐसे कुछ है। हाँ, तो घूमने के नाम से वो सारे लोग बात थे। फैल गई। तो जो सभी भाई मैं तो वो भी याद नहीं। लगभग मानोगे नहीं, मतलब 20 बच्चे होंगे, और घूमने के नाम पे डबल बच्चे हो गए, 40-45 बच्चे अगले दिन क्लास में दिखाई दिए कि भैया घूमने ले जाएंगे। फिर मैंने उस वक्त बहुत सोचा, मैंने कहा यार बच्चों को जोड़ने का तरीका है या तो उनको कुछ खाने के लिए दे दो या घूमने के लिए ले जाओ। तो घूमने वाला को हमने और मॉडिफाई किया कि भाई घूमेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया कि जो पूरा हफ्ता पढ़ने आएगा वही घूमे। वो संडे को हमारे साथ पिकनिक पे कम्युनिटी लंच करते थे, हम सब लोग अपने अपने घर से बना के लाते थे। तो और आज भी करते हैं हमारे सेंटर पे। तो वो बच्चे आने लगे, जुड़ने लगे, फिर उसको और मॉडिफाई किया। तो जब राइजिंग बन रहा था तो वो चीजें थोड़ी छूट गई। फिर मैंने दोबारा से जब घुमक्कड़ी फाउंडेशन पे काम करना शुरू कर दिया, आज से 2-3 साल पहले, तो मैंने उसको
15-15, 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाया। 15 और 20 बच्चों के ग्रुप को हम उन्हीं के चूज किए हुए स्थान पर ले जाते हैं दिल्ली में, या दिल्ली से बाहर हम अभी ऋषिकेश गए थे नदियों की स्थिति देखने, और क्लीनिंग प्रोग्राम भी चलाया। तो 15-20 बच्चों के ग्रुप को ले जाना, उनको वो जगह दिखाना, फिर वो बच्चे असेसमेंट भी वैसा ही देते। कोई वीडियो बना के बता रहा है कि उन्होंने क्या सीखा। क्या सीखा। हम क्या है, किताब में पढ़ रहे हैं कि भाई लाल किले के बारे में पढ़े पढ़े और आज पढ़े और कल भूल गए। भूल गए। जब हम लाल किले को देखने जाएंगे, देखी हुई चीज 90% याद रहती है। 90% याद है। तो उसका प्रभाव सीखने पर आया कि मैंने ये सीखने का बड़ा अच्छा जरिया है कि घूमना भी हो रहा है, और सीखना भी बच्चे मनोरंजन भी मिल रहा है, बच्चे वहां जाके उन ऐतिहासिक चीजों को देख भी रहा है, चाहे वो म्यूजियम हो, आर्कोलॉजिकल साइट्स हो, या फिर कोई भौगोलिक अवस्था हो, जैसे नदी नदी देखी है ना। हम नदी नदी पढ़ रहे हैं, आजकल के बच्चे नदी नदी पढ़ते हैं, लेकिन नदी एक्चुअली में कैसी होती है सीखती है। है ना। अभी मुझे किसी ने वही बताया था कि एक लेडी है जिन्होंने नदी के मुहाने से लेके नदी जहाँ खत्म होती है वो बच्चों को दिखाया, बाकायदा उनको 10-15 दिन लगे, लेकिन बताया कहाँ घुमावदार आती है, कहाँ सर्प का रूप ले लेती है, कहाँ झील बनती है। तो ये सब चीजें सीखा है। तो ये घूमते घूमते एजुकेशन। जो सीख रहा है बच्चा वो आता है। फिर हमने उसमें और चीजें ऐड की, मतलब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रेजर हंट टाइप में खजाना रख लेते और 5वीं के, चौथी के, तीसरी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेंट करते। हम उसको छुपाते, नक्शा बनाते बाकायदा, हर नक्शे पे पहेली डालते हैं कि ये पहेली है। यहाँ पर बच्चा उसको पढ़ता है, पहेली को सॉल्व करता है, फिर दूसरे पॉइंट पे जाता है, फिर तीसरे पॉइंट पे जाता है, ऐसे करके खजाना ढूंढते हैं बच्चे ग्रुप में। तो उनकी खोजी प्रवृत्ति बन रही है, सीख रहे हैं और घूम रहे हैं। तो ये एक विचार हमारा मेन मोटा है कि ट्रैवल थ्रू ट्रैवलिंग उसको हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीख रहे। तो घुमक्कड़ी फाउंडेशन का ये है। अब उसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया कि ऐसे विकलांग जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकले, तो हम उनको भी लाते हैं साथ में, हम शेयरिंग करते हैं, बातें शेयर करते हैं। तो हमारा वो मोटो हो रहा है ना कि अकेलापन रहता है विकलांग कोई, तो उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं शादी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, क्या उनके दिमाग में है। अगर वो कुछ बात बता नहीं पाते तो हम उनसे लिखवा लेते हैं, सबको दिखाते नहीं, लेकिन उनकी बात वो बोल देते हैं, चाहे राइटिंग के थ्रू हो या फिर बताकर हो। तो इस तरह से घुमक्कड़ी फाउंडेशन काम कर रहा है। तो अभी लगभग दूसरा साल, 1.5 साल हो रहा है रजिस्टर हुए, और शुरू के 90 दिन में हमने इतना अच्छा काम किया। तो सैम करके एक संस्था है, उनके द्वारा एक कैंपेनिंग चलाया गया था, उसमें हमने शिरकत की। हमने उनके टास्क और उनकी जो एक्टिविटी थी उनको फुलफिल किया और बहुत बेहतर इंक्लूसिव बना दिया। वो पहले इंक्लूसिव नहीं था, और फिर उसको इंक्लूसिव बना दिया। बहुत सारे डिसेबल बच्चों ने, बड़ों ने उसमें भागीदारी की, थैले बनाए कपड़ों के, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने बताया कि भाई प्लास्टिक ऐसे यूज ना करे। फिर उसके बाद हमने जानवरों को खाना खिलाया। ये सब एक्टिविटी, 2-4 एक्टिविटी हमने उसमें की। और घुमक्कड़ी फाउंडेशन को ग्रीन इनोवेशन अवार्ड दिया गया। ये मतलब इतनी प्राउड बात थी कि भाई हमने जो शुरुआत की है और उसमें आपको सफलता मिल रही है स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फिर वही पढ़ाना चल ही रहा है हमारे, हम कठपुतली में, कीर्तिनगर में, आसपास हम पढ़ाते ही रहते हैं, पढ़ाना शुरू चल ही रहा है। तो ग्रीन इनोवेशन अवार्ड से हमारी और टीम मजबूत हुई। फिर हम लोग ऋषिकेश गए, ताओ वेदा संस्था के साथ मिलकर गंगा सफाई अभियान में शिरकत की। हमारे 20 वॉलंटियर उस गांव में गए और वहां पर क्लीनिंग की कि बाहर से लोग आए हैं, घुमक्कड़ी फाउंडेशन है, हमारे आसपास की सफाई कर रहे हैं। तो हमने वहां पर लगभग 600 किलो
हाँ 600 किलो कचरा जो है, प्लास्टिक जो है, हमने वहां से वो क्लीन किया। और वो एरिया जो मेन स्ट्रीम गंगा वाला एरिया आता है, वो इतना साफ सुथरा होता है। अब लोग वहां पर हमने उसी दिन अवेयरनेस पहले प्रोग्राम चलाया। पहले कितना कचरा पहले कचरा होता था, अब वहां पर कचरा नहीं नहीं होता है। होता है। तो ये बदलाव है। आप इम्पैक्ट बोलते हुए प्रभाव, या आपके जो काम है, उसका प्रभाव आपको इस तरह से दिखता है। तो सर जैसे कि आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट करी, डिसेबल होने के बाद भी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोलता इम्पॉसिबल वर्ड आपके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वैसे कई लोग हैं जो नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठे हुए हैं अभी भी कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ऐसा कुछ मैसेज जो कि वो भी पॉजिटिव थिंकिंग लेके अब काम करे और आपकी तरह वो भी अचीवमेंट, ढेर सारे अचीवमेंट हासिल करे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी विकलांग भाई है बहनें हैं, वो बाहर आए। पहली बात तो बाहर आए किसी भी तरीके से ना। और इसका सॉल्यूशन यही है कि वो एजुकेशन को एक जरिया बनाए। कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो कोई और उसकी एजुकेशन का कार्यभार संभाले। ठीक है, अगर एक कोई विकलांग बच्चा या स्टूडेंट सोच नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है, कोई और तो सोच रहा है। कोई और तो सोच। जैसे मान लो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, आप तो सोच पा रहे हैं। आप देख रहे हो ना उसको क्या समस्या आ रही है। आप स्कूल में एडमिशन करा दीजिए उसका, है ना। और आप उसका हाथ थामे, उसको पॉजिटिव सपोर्ट दे कि नहीं, आप पढ़ो, मैं हूं। और मैं कैसे भूल सकता हूँ, शिव कुमार वर्नी मेरे टीचर थे। उन्होंने मुझे किताबों से लेकर दूसरी चीजों को लेकर, ड्रेस लेकर, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मैं बहुत ऋणी हूँ उनका, जो जिन्होंने मुझे कपड़ों से लेके किताबों तक खरीद खरीद के दी है। और मैं वही वही उनसे सीखा हूँ। मैं भी आज अगर कुछ थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ और कुछ बच जाता है, तो मैं किसी को जूते ला देता हूँ। एक स्पोर्ट्स पर्सन बच्ची है, खुशी नाम की, वो एथलीट है, लेकिन बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उसको मैं जूते, हर साल जूते देता हूँ कि भाई आप दौड़ो। और वो स्टेट लेवल तक खेल रही है। तो ऐसे ही दूसरे व्यक्ति जो है, विकलांग तो जितना सोच सकता है सोच रहा है, लेकिन उसको एक सपोर्ट चाहिए। तो मेरी गुजारिश यही है कि आपके आसपास जितने भी विकलांग हैं, आप उन तक पहुंचे, सरकार भी उन तक पहुंचे, तब थोड़ा चेंज आएगा। और दोस्त बनाए, जो जैसा मैंने कहा, एजुकेशन तो मैटर करता है बहुत। आप बिना एजुकेशन के आगे जाना एक सपना सा लगेगा। आपको जो चीज आती है, ये उन लोगों के लिए, विकलांग भाइयों के लिए, आपको जो चीज आती है, आपको पेंटिंग बनानी आती है, आपको गाना आता है, आप किसी तरह का डांस कर सकते हैं, आप कोई योगा कर सकते हैं, आप कुछ भी जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर है, वो चीज करिए। उसको एक प्लेटफॉर्म बनाइए। आप अ, कुछ इनोवेटिव काम कर सकते हैं, कुछ जैसे कि थैले बना सकते हैं कपड़ों के, या कोई भी चीज। तो आप उसी को बेहतर करें। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, यही है लेकिन हमारे पास स्किल हाँ, है। स्किल्स है। जैसे अमित नाम का लड़का, मैंने बताया, उसमें वो बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाता है। पोर्ट्रेट उसने मेरी बेटी का एक पोर्ट्रेट बनाया था, जो हूबहू मेरी बेटी का था। मैं उसको घर में आज भी फ्रेम करके रखा हुआ है। वो उसने अपने स्किल्स बाहर निकाले। स्किल अगर को ही पावर। सरकार आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप, क्योंकि सोशल मीडिया है हमारे पास, तो आप उसके थ्रू, अगर सोशल मीडिया के थ्रू मेरा पढ़ाया हुआ दिखाया जा रहा है, तो और जो विकलांग है, पढ़े लिखे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, एटलीस्ट वो पढ़ाना तो शुरू करेंगे। और आजकल एक उस पे इंस्टा पे में एक बहन है, काजल नाम है, वो विकलांग है, वो ट्यूशंस पढ़ाती है। वो कितना बेहतर काम कर रही है। मैं उसको देखता हूँ तो मुझे अपनी याद आती है कि मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। वो तो बहुत मुश्किल दौर से वो पढ़ा रही है, लेकिन उसने अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बनाया उसको। आज अपनी कई लोग उसको फॉलो करते हैं, कई लोग और अच्छा जीवन साथी मिला है उसके एजुकेशन की वजह से, उसके ये वजह से। एक एथलीट है वो बहुत अच्छा कर रही है। पैरा ओलंपिक है, गेम्स है।
तो कई सारे जो आपका मन है आप उसको करिए, चाहे वो डांस हो, ड्राइंग हो, कुछ भी, पेंटिंग बनाना हो। अपनी स्कूल को ही अपनी हाँ, इंस्टीट्यूट बनाइए। और सीखे। अब देख, अभी अभी हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है, फोन सबके हाथ में है, तो कैसे कुछ फोन अगर किसी को मिल जाए तो आप वीडियो एडिटिंग करना सीख लीजिए। अब एक विकलांग है, सच बात बताऊं, ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर 1 करोड़ विकलांग है तो 1 करोड़ विकलांग कैसे प्रोडक्टिव काम करे देश के लिए। देश के लिए। ये है। आप विकलांग को विकलांग समझ के वही पढ़ाए, उसको 1 महीने की पेंशन दे के भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, कोई 1 करोड़, मैं अपने संस्था के थ्रू ये कोशिश करूंगा कि जो विकलांग हमसे जुड़े हुए हैं, आज 5-50 विकलांग हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने स्किल्स डेवलप करके अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं। जब एक जवान बॉर्डर पे हमारे देश के लिए लड़ सकता है, जब एक टीचर स्कूल में हमारे देश के लिए पढ़ा सकता है, जब एक नेता हम लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो एक विकलांग हमारे देश के लिए क्यों नहीं कर सकता। आप मौका दीजिए ना। मौका चाहिए। आप जब मौका देंगे तब बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा तो विकलांग विकलांग नहीं, हम में से ही एक ये होगा। होगा। तो मुझे लगता है कि यही है उन विकलांग भाइयों के लिए कि आप और लोग भी उन्हें सपोर्ट करें, वो खुद भी सोचे अपने बारे में, एकांत में ना रहे, और बात करते रहे, एक बहुत अच्छा रहेगा सब। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ और नई कहानी के साथ।